मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हरीश, दीपिका, अनिल कुमार, राहुल, नंदनी, प्रियांशी, प्रिया सिंह, निराली, राहुल, पायल, राजन, माया, रोशनी, निर्देश, ललिता, अनिल कुमार, हुमा, माया, नंदनी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। आइए मेरे बच्चे, आज हम डीआई के अगले हिस्से की ओर चलते हैं और कोशिश करेंगे आज इसे कंप्लीट करा जाए। आइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इस सवाल में कहता है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 6 डिफरेंट क्लासेज ऑफ 6 डिफरेंट स्कूल। 6 अलग अलग स्कूलों में 6 अलग अलग क्लासों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बारे में चर्चाएं दी गई है। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 9th ऑफ स्कूल क्यू। कहता है स्कूल क्यू में 9th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं दैट इज 157 पढ़ रहे हैं, एंड आर टुगेदर टू दो स्टडिंग इन क्लास। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ क्यू एंड आर। तो आर कहाँ है, ये रहा। तो 143 और 157 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा 300। बहुत सुंदर। टू दो स्टडिंग इन क्लास 6th ऑफ स्कूल एस एंड टी। तो क्लास 6th ये रही, इसमें एस और टी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 4 2 6 आएगा मेरे भाई, 4 4 8 आएगा, 1 1 2 आएगा। कहता जी रेशियो बताओ। तो आप देख रहे हैं 150 एक जगह लिखा ही हुआ है, तो 2 से काट लो। 150 आया, 2 से काटोगे, 2 2 2 एकम 2 2 दूनी 2 चौक 8 2 तिया 6, 150 अनुपात 143। ऑप्शन सी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आपका सही है। आइए मेरे दोस्त, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ सैलरी पर ईयर। प्रति वर्ष वेतन की वास्तविक राशि क्या है जो कंपनी को इन वर्षों के दौरान भुगतान करना पड़ा। कहता है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ सैलरी पर ईयर विच द कंपनी हैज टू पे ड्यूरिंग दीज 4 years। कहता है इन 4 सालों में सैलरी कितनी, एवरेज सैलरी कितनी देनी पड़ी है। तो सैलरी का ही एवरेज पूछ रहा है, तो भाई टोटल सैलरी निकालोगे तो जोड़ोगे तो 0 5 5 10, 3 1 4 4 3 7 7 2 9 और 2 11, 1100। 4 से भाग दे देंगे मेरे बच्चे, तो ये आएगा कितना, 4 दूनी 8, 275 और आगे 3 जीरो, क्योंकि जो सैलरी है ये 1000 में दे रखी है। तो एवरेज सैलरी आ जाएगी मेरे बच्चे ऑप्शन डी। करिए जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को आप समझिए। देखिए सवाल बहुत बेहतरीन है। सवाल में कहानी ये कह रहा है, कहता है द टोटल इन्वेस्टमेंट इन डिस्ट्रिक्ट बी शोज द सेम रेट ऑफ इंक्रीज इन 1997 एज इट हैड शोन फ्रॉम 95 टू 96। कहता है जैसी 95 से 96 के बीच में डिस्ट्रिक्ट बी में ग्रोथ आई ना, उतनी ही सेम रेट ग्रोथ हो रही है 1997 में डिस्ट्रिक्ट बी में। यानी सारा ही जो खेल हो रहा है मेरे बच्चे वो डिस्ट्रिक्ट बी में हो रहा है। तो व्हाट अप्रोक्सीमेटली वुड बी द टोटल इन्वेस्टमेंट इन बी इन 1997। तो 1997 में बी में कितना इन्वेस्टमेंट होता है ये आपको बताना। यानी ए का तो सवाल में कोई रोल ही नहीं है यार, ए तो फालतू में। और ए अगर फालतू में है तो चाहो तो आप इसे ए को हटा भी सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। कैसे, देखिए ए को आप चाहें तो इग्नोर भी कर लीजिए। दोबारा हाईलाइट कर दे रहे, क्योंकि सवाल में ए का कोई यूज नहीं है, सारा यूज ही जो है वो बी का है। क्लियर है मेरे बच्चों, सारा यूज ही मेरे प्यारे बच्चों किसका है, बी का। अब जरा देखिए, अब यहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट में ही मर्ज है। मैं कह रहा हूं कि भाई 95 में हम कुल मिला के 20
कुर्सी 20 पेन बनाते थे, 96 में बढ़ते बढ़ते हम 25 पेन बनाने लग गए। तो बताइए 97 में हम कितने पेन बनाएंगे? अगर 95 में 20 पेन बना रहे, 96 में 25 पेन बना रहे हैं, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों 97 में हम कितने पेन बनाएंगे? अगर 97 में हम कितने पेन बनाएंगे अगर जो रेशियो या जिस रेट से यहां इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन, अगर उसी रेट से यहां पे भी इंक्रीज हुआ, तो आपका सबसे पहला काम यह होगा कि भाई यहां किस रेट से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। तो सर 25 बन गए, पहले बनते थे 20, तो निकालोगे तो 5 चौक 20, 5 5 25, यानी 5/4 गुना। यानी हम ये कहेंगे कि सर पहले साल जितना प्रोडक्शन होता था उसका 5/4 गुना इस साल हुआ है, 5/4 गुना इस साल हुआ है। हाँ जी, नियम फिर से वही होगा कि इस साल जितना हुआ उसका 5/4 गुना अगले साल होगा। तो 25 पेन थे इस साल, इसका 5/4 गुना, तो यह आएगा भाई 25 5 125/4 करोगे, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 25, यानी 1997 में इसका जो प्रोडक्शन होगा मेरे बच्चे वो 31.25 होगा। आप कहेंगे ओके बात, क्या मेरी बात समझ पाए? यानी सवाल बेहद ही आसान है, सिंपल है और कुछ है नहीं। हमें बस ये देखना होता है कि यार यहां से कितना ग्रो हुआ और जितना यहां से ग्रो उतना ही यहां होगा। आप चाहें तो इसको और भी सिंपल भाषा में, आसान शब्दों में क्रैक आउट कर सकते हैं, बस उतने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक समझ की जरूरत होगी। कैसे? आप ये देखिए कि 20 से 25 हो गया तो कितने पेन की बढ़ोतरी हुई? 5 पेन की बढ़ोतरी हुई 20 पे, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी अगर पहले प्रोडक्शन 4 था तो अब उसका प्रोडक्शन 1 ज्यादा हो गया। पहले प्रोडक्शन 4 था तो उसका प्रोडक्शन 1 ज्यादा हो गया, तो 1 का इंक्रीज हुआ 4 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर हुआ 25%। यानी यहां हर साल 25% प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही अब यहां चेक करो कि यहां 25% इंक्रीज कराएं तो 25 का 25% कितना होता है? 625, यानी 6.25 का इंक्रीज हो जाएगा, और 25 में 6.25 जोड़ोगे तो आएगा 31.25। बस ये कहानी है। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों सवाल में यही कह रहा है कि भाई 1995 में जो प्रोडक्शन था वो था 7081, 96 में जो प्रोडक्शन हुआ वो था 8350। तो बताइए 97 में प्रोडक्शन कितना होगा अगर जिस रेट से यहां बढ़ा उसी रेट से यहां बढ़ा है? तो देखिए मेरे बच्चे, सवाल ने खुद ही अपनी बात कबूल ली है कि भैया लगभग कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। अगर आप लगभग पे बात करें, अप्रोक्सीमेटली पे बात करें, तो इस बात का कतई कोई गुंजाइश नहीं बचती कि लगभग या अप्रोक्सीमेटली जो होता है उसमें आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते, यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते, इसके अलावा कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। आइए भाई दिमाग दौड़ाए। अब हमें एक कोशिश भैया जी ये करनी है कि यहां से यहां तक कितनी ग्रोथ हुई है। तो भैया 7081, ये 8350 कितनी ग्रोथ हुई है? तो आप कहेंगे देखो सर 8350 था, 8352 था, सॉरी। आइए मेरे दोस्त कितनी ग्रोथ हुई? तो 2 में से गया 1 आया, 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7 आया, और भैया यहां क्या बच गया? 2, और 8 में 7 गया 1, 1271। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 7081 का 1271 कितना परसेंट है? और आपको लगभग में जाना है, कोई एक्यूरेट जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में अच्छा खासा अंतर है, और जब इतना अच्छा खासा अंतर हो तो फिर जिद बहस नहीं करनी हमने ऑप्शन से। तो आपको ये देखना कि ये इसका लगभग कितना परसेंटेज है, ये इसका कितना परसेंटेज है। मैं कह रहा हूं कि भाई ये बताओ कि 7081 का 10% कितना होगा? तो आप कहेंगे 10% हो जाएगा सर 708, लगभग में जाना 708 मान लीजिए बात। 1%, 5% कितना होगा? भाई अगर 10% 708 है तो 5% कितना होगा? उसका आधा हो जाएगा, 10 का आधा। तो ये हो जाएगा सर कितना? 5% इसका निकालोगे तो भैया 5 से गुना कर दो, मतलब इसका आधा कर दो, क्योंकि 10% ये तो 5% इसका आधा, 2 3 6, 2 5 10, 2 चौक 8। अगर आप ऐसे भी नहीं निकालना चाहते तो आप मोटी मोटी बात ये पकड़ लो कि 1% की वैल्यू कितनी है। तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू 70.81 है, यानी लगभग 70 है, और 10% की वैल्यू कितनी? 708। तो मैं कह रहा हूं यार 1271 का इंक्रीज करना है। अगर केवल 10% का इंक्रीज होता तो इंक्रीज होता 708,
तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 11 में 8 गया 3, यहां 6, यहां बच्चा 12 में 7 गया 5, तो 563 का और इंक्रीज करना होगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है, यानी 563 का इंक्रीज और करना होगा। अब मैं ये भी जानता हूं कि 1% की वैल्यू 70 है, तो 563 की वैल्यू कितना होगा, तो देखो 7 से पढ़ाओ, 7 8 56, यानी लगभग 8% का इंक्रीज और करना होगा। यानी मोटी मोटी बात हम ये कह सकते हैं कि 7081 का लगभग 18% इंक्रीज इस सवाल में दिया हुआ है। ये 18% वैल्यू है, यानी मेरे बेटा 18% इंक्रीज होके वैल्यू इतनी बन जाएगी, 18% इंक्रीज होके वैल्यू इतनी बन जाएगी मेरे बेटे। कितना परसेंट इंक्रीज होके, 18%, यानी इसमें 18% का इंक्रीज होके, इसमें 18% का इंक्रीज होके वैल्यू यहां से यहां पहुंच जाएगी। अब कह रहा है अगर इसमें 18% इंक्रीज था तो इसमें भी 18% इंक्रीज करो, तो बताओ 97 में कितना होगा। तो 18% को ऐसे देखो, पहले 10% निकाल लो, 10% कितना होगा, 835, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, देखो फिर से समझाता हूं मैं अपनी बात को, गड़बड़ नहीं होना चाहिए भैया। 8352 में 18% का ग्रो करना है, 8352 में 18% का ग्रो करना है, यानी इसमें 18% वैल्यू और जोड़नी है 8352 की। मैं बात को थोड़ा और मोटी मोटी समझाता हूं, कैसे कि देखिए ऑप्शन इतनी दूर है कि आपको परेशान नहीं होना। ऑप्शन बहुत दूर दूर दे रखा मेरे बच्चे, नजदीक नहीं है मेरे ऑप्शन जो मुझे सोचना पड़े। अब आइए दिमाग दौड़ाते हैं, ये बताइए 8352 अपने आप में तो हुई क्या, 8352 का 10% कितना हुआ, तो 10% हुआ 835, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे कितना और लेना, 8% और लेना, तो 1% की वैल्यू कितनी होती है सर, लगभग 83 रुपए। तो 8% की वैल्यू 8 से गुना कर दो, तो 8 या 24, 8 8 64 और 2 66, ये हो गई 8%। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 18% मैंने ग्रो कर दिया, तो 10 और 8 जोड़ दिया, तो 5 4 9 और 2 11, 5 3 8 6 14 और 1 15, 8 और 6 14 और 3 17 और 1 18, 8 और 1 9, यानी आंसर आएगा 9851। 9851 के आसपास कौन सा है ये। मेरे प्यारे बच्चों, सारा खेल यहां परसेंटेज में कैलकुलेशन का है। आपकी कैलकुलेशन कितनी मजबूत कितनी धीरे, ऑल दैट मैटर्स इज योर फाइनल। अगर आप परसेंटेज की कैलकुलेशन खटाखट करना जानते हैं तो सवाल तोड़फोड़ मचा देंगे। आपको ये देखना था कि यार 7081 से 8352 हो गया तो कितना ग्रो हुआ, तो हमने कहा 1271 ग्रो है, तो 1271 इसका कितना परसेंटेज है, लगभग में जाना था, तो 10% 708, अभी भी 563 बच गया। अब 70 से 1% बन रहा है, तो 563 से लगभग 8% और कैलकुलेशन। अब इसका 18% इंक्रीज करना है, तो 18% इंक्रीज करेंगे तो इसका पहले 10% इंक्रीज करो इसके अंदर, फिर 8% और कर दो, जोड़ दो, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, करिए मेरे बच्चे। और देखिए यार, कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन हल्की सी पजल होती है, तो बेटर तरीका यह है कि या तो हम उसे छोड़ दें या फिर सबसे लास्ट में ऐसे क्वेश्चन को पिक किया जाए। आइए मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कहता है 2010 से 2014 तक दिए गए बैंकों के द्वारा वितरित ऋण की राशि में प्रतिशत वृद्धि में कौन सा निम्नलिखित में सबसे ज्यादा है। कहता है 2010 से 2014 तक दिए गए बैंकों के द्वारा वितरित ऋण की राशि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन लोन अमाउंट डिसबर्स्ड बाय द गिवन बैंक फ्रॉम 2010 टू 2014। कहता है 2010 में जो हमने लोन दिया था और 2014 तक जो हमने लोन बांटा है, उसमें जो परसेंटेज इंक्रीज किस बैंक का सबसे ज्यादा है, किस बैंक का सबसे ज्यादा है, और इस ऑर्डर में हमको लगाना है। इस ऑर्डर में मेरे बच्चे हमको लगाना है, इस ऑर्डर में मेरे प्यारे बच्चों हमको लगाना है। अब देखिए यार, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग दौड़ाएंगे तो आप एक चीज तो नोटिस करेंगे, यहां 265 पे 352 का 352 हुआ, तो लगभग 265 पे कितना इंक्रीज हो गया, हमें ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा समझदार हूंगा तो मैं इन ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा, मैं इस ऑप्शन पे और इस ऑप्शन पे ज्यादा तवज्जो दूंगा बाकियों की बजाय। आप कहें क्यों, उसका कारण समझाता हूं। ये लगभग 80 का डबल, 80 का डबल कितना होता है 160,
80 का डबल कितना होता है 160, यानी यहां अप्रोक्सीमेटली 100% के आसपास ग्रोथ है, 100% से थोड़ी कम ग्रोथ है, क्योंकि यहां 160 होता तो मेरे प्यारे बच्चों पूरी की पूरी मैं 100% ग्रोथ दिखा देता। यहां अगर मैं ध्यान दूं तो 65 का डबल होता है 130, तो ये तय है कि ये डबल नहीं हो रहा, डबल से कम है, यानी यहां 100% से ज्यादा ग्रोथ कम है। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए बैंक 5 में, उसके बाद ग्रोथ होनी चाहिए बैंक 2 में। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी देखते ही समझ में आ रहा है कि बैंक 5 में सबसे ज्यादा, फिर बैंक 2 में 3 4 1, तो सीधा सीधा समझ में आ गया कि बैंक ना ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा एक्यूरेट आंसर दे देगा। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एक्यूरेट आंसर दे देगा। फिर से समझाता हूं कैसे। भाई उसने पूछा 2010 से 2014 में कितनी ग्रोथ हुई, यहां 100% नहीं है, यहां भी 100% नहीं है, 100% से थोड़ी ज्यादा कम है। यहां मत देखो क्योंकि यहां डिफरेंस 265 नहीं है, यहां 138 डिफरेंस नहीं है, 109 का डबल नहीं है, लेकिन ये 80 का डबल के आसपास, 160 के आसपास। तो समझ में आया कि सबसे ज्यादा ग्रोथ इसकी, यानी 100% के आसपास ग्रोथ है इसकी। तो बैंक 5 जिस ऑप्शन में टॉप पे होगा वो मेरा आंसर है। और वो टॉप पे मेरे प्यारे बच्चों कहां मिला मुझे, ऑप्शन सी में। किसमें मिला, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं लास्ट टाइप में इसमें, दैट इज हिस्टोग्राम एंड लाइन ग्राफ। हिस्टोग्राम और लाइन ग्राफ के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं। लगाइए दिमाग, कुछ नया नहीं है, आप पढ़ेंगे इजीली सोल्व कर लेंगे, विश्वास करिए। आइए मेरे बच्चे, कहता मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये जो कॉलम दिखा रहा है ये 10 से 20, ये 10 से 20 के बीच में जिन बच्चों के नंबर आए वो 12 थे, ठीक है जी। 20 से 30 के बीच में नंबर आए वो 16 थे, 30 से 40 के बीच में 20, 28, 8, 12, 4 ऐसे देखा। सवाल में कह रहा है 30 या अधिक लेकिन 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल जो बच्चे हैं उनको जोड़ लो पहले तो 12 और 16, देखो यहां लिखता हूं 12 जमा 16 जमा 20 जमा 28 जमा 8 जमा 12 जमा 4, भाई 4 12 8 28 20 16 12 ले लिया। अब इन्हें जोड़ोगे तो 12 और 28 कितना हो गया 40, 40 और 20 कितना हो गया 60, 60 और 20 कितना हो गया 80, 80 और 20 कितना हो गया 80 और 20 कितना हो गया 100। तो टोटल बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों 100, पहली चीज टोटल बच्चे हैं 100। अब कह रहा है 30 या 30 से अधिक लेकिन 40 से कम, तो 30 या 30 से अधिक कितने हैं, ये वाली लाइन है 30 से 40, क्योंकि 40 से कम चाहिए, तो वो बच्चे कितने मेरे बच्चों 20। कह रहा है जी इनका अनुपात याद करो, तो अनुपात हो जाएगा 20 से कम 20, 20 5 100, 1:5, 1:5 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर हो। हाँ जी, ऑप्शन ए करिए जी। आइए मेरे दोस्त ध्यान से समझिए, सवाल में कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग लेस देन 55 किलोग्राम इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट वेइंग 55 किलोग्राम टू 65 किलोग्राम। कहता है 55 किलोग्राम से कम वजन वाले छात्रों की संख्या 55 किलोग्राम से 65 किलोग्राम वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो भैया 55 से 65, 55 से 65, तो मेरे बच्चे 55 यहां है 65 यहां है, यही बात है। तो 55 से 65 के बीच में कितने बच्चे हैं 60 और 40 100, तो 55 से 65 में है 100 बच्चे। कहता है इससे कितना कम है 55 किलोग्राम से कम वजन वाले, तो 55 से कम ये वाले हैं तो 20 बच्चे, फिर 45 और 30, तो 20 और 30 50 और 45 95। तो कह रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये इससे कितनी कम है, तो 5 कम है, और 100 पे कोई चीज क्या कहलाती है परसेंटेज। इसका मतलब मेरे बच्चे 5% मेरा सही आंसर होगा। तो अब आपने समझ में आया होगा कि हिस्टोग्राम जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी तुर्रमखाई चीज नहीं, बस आराम से समझना होता है।
आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ऊंचाई वाले द गिवन हिस्टोग्राम शोज द हाइट ऑफ द स्टूडेंट। दिए गए हिस्टोग्राम में छात्र की ऊंचाई को दर्शाया गया। दिए गए हिस्टोग्राम में छात्र की ऊंचाई को दर्शाया गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 165 टू 170, 165 से 170 के बीच में जिन बच्चों की हाइट है, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज इन द इंटरवल 150 टू 155। 150 से 155 के बीच में जितने बच्चे उनसे कितनी कम है। तो मेरे बच्चे इनकी कितनी कम है, एक कम है। किससे, इससे। तो यानी 15 पे एक की कमी, तो 100 पे कितना, तो 1/15 होता है 6 सही 2/3%, यानी लगभग 6.7%। ऑप्शन ए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। द गिवन हिस्टोग्राम शोज द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। दिए गए हिस्टोग्राम में छात्रों की ऊंचाई को दर्शाया गया है। कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 165 टू 175 सेंटीमीटर। तो पहले टोटल बच्चे निकालते हैं भाई। 15 और 10 25, 13 और 12 25, 25 25 50, 14 और 6 20, 50 और 20 70। तो टोटल बच्चे मेरे प्यारे बच्चों 70। पहली बात। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि भैया 65 से 75, तो 65 से 75 ये इंटरवल आया। यही तो कह रहा है सवाल में कि भाई 65 से 75 वर्ग में जो बच्चे हैं वो टोटल बच्चों का कितना परसेंट है। तो 65 से 75 में आगे 14 और 12 26 बच्चे। तो कह रहा है जी इसका कितना परसेंट है, लगभग बताना है। तो 14 दूनी 26, 14 पंजे 70, तो ये लगभग 40% के आसपास बैठेगा। 37, मैं गलत कर रहा हूं क्या, टोटल बताना भाई। जोड़ गलत बैठाएगा। अच्छा 14 दूनी 26 नहीं होता, सॉरी 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 सॉरी, मैं तो तूफान मचाने लग गया इसका मतलब। बहुत खतरनाक कैलकुलेशन कर रहा हूं भाई मैं तो। आओ, कटेगा नहीं ऐसे, मैं गलत कर रहा था। देखो अब जरा ध्यान देना भाई, काटना पीटना तो है ही हमको, जीरो से ही निपटा लेते हैं, है ना। तो ऊपर आया कितना, 260/7। माफी चाहता हूं भाई। तो 7 से काटेंगे, 7 या 21, बचा कितना 5, 7 7 49, यानी 37 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन टी मेरे पहले बिल्कुल ठीक, 14 दूनी 26 नहीं होता। करिए जी। कह रहा जी द गिवन हिस्टोग्राम शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड ऑफ कार्स पासिंग थ्रू एट ए पर्टिकुलर स्पॉट ऑन ए हाईवे। कहता है एक हाईवे पे किसी पर्टिकुलर स्पीड से एक स्पॉट पे गुजरने वाली गाड़ियों की स्पीड के बारे में चर्चा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्स वर रनिंग विद स्पीड लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर। कहता है कितनी कार ऐसी हैं जो 70 से कम स्पीड से दौड़ रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ कार कितनी, पहले वो निकालो। तो भैया यहाँ 50 है, यहाँ 70 है, यहां होंगी भाई 85, यहां लेना होगा 90, यहां लेना होगा 60, यहां लेना होगा भाई 40 45, ये लिया जाएगा भाई। अब देखो 45 और 85 को अगर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना मेरे बच्चे, 140, नहीं सॉरी 8 5 13, 130 आएगा। 130 तो ये हो गया, 130 और 70 का जोड़ कितना हुआ, 200। 200 और 90 और 50, 100, 300, 400। तो टोटल नंबर ऑफ कार जो है मेरे बच्चे वो है 400। बिल्कुल ठीक है। अब यानी सबका जोड़ करना और कुछ नहीं करना। अब कह रहा है कि 70 से कम स्पीड से, तो मेरे बच्चे 70 से कम, तो ये 70 की स्पीड इससे कम कितनी, 85, 70 और 50। तो जोड़ोगे तो देखो 8 7 15, 15 और 5 20, 205 कार है। कह रहा जी कितना परसेंटेज है। तो बाबू काटोगे तो लगभग 50 है, और 50 के आसपास कोई सा भी आंसर नहीं है, तो सीधा यही है। क्योंकि 400 का आधा ही तो हुआ 200, तो आधे से बड़ा है, तो 51 50 से थोड़ा बड़ा होगा, सिंपल। करिए जी।
आइए मेरे दोस्त ध्यान से समझिए। कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम और 80 की स्पीड से चाल से अधिक की कारों की संख्या का अनुपात बताओ। मेरे बच्चे 60 से कम, तो ये वाला है, तो ये है 50 और ये है मेरे बच्चे 70। तो 60 से कम स्पीड चल रही है 120 गाड़ियां, और कह रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से अधिक, तो 80 है यहां पे, इससे ज्यादा ये मेरे बच्चों 60 और ये है मेरे बच्चों 45। तो 60 और 45 105। कहता है जी इनका रेशियो बताओ। तो 15 7 105, 15 8 120। तो रेशियो आया मेरे बच्चे 8:7। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आइए जी हाँ। आइए मेरे दोस्त ध्यान से देखें। कहता है द नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड बिटवीन 70 एंड 80 किलोमीटर पर आवर इज व्हाट परसेंटेज। कहता है 70 से 80 के बीच में जो स्पीड है वो 90 गाड़ियों की, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ द कार विद स्पीड बिटवीन 50 से 60। 50 से 60 के बीच में 70 कार है। कहता है ये इससे कितनी ज्यादा है 20। तो 20 2/70 7, भाई 20/70 कह रहा है कितना परसेंट है, यानी 2/7। 1/7 14 से 2/7, तो 2/7 हो जाएगा 28 सही 4/7%। तो 28.6% मेरा सही आंसर ऑप्शन सी। हाँ जी। आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 250 मार्क्स इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 400 और मोर मार्क्स। सवाल में कह रहा है 250 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो 250 से कम, 250 यहां मेरे बच्चे, तो इससे कम 45 और 30 कितना हो गया 75 बच्चे की संख्या। 400 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का, तो 400 यहां है, इससे ज्यादा कितने बच्चे प्राप्त कर रहे हैं मेरे बच्चे 35 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कह रहा है 75 जो 35 से कितना ज्यादा भैया 40 ज्यादा। तो 40 ज्यादा है मेरे बच्चों 35 से, तो 100 से कितना आप जानते हैं। 5 8 40, 5 7 35, 1/7 होता है 14 सी 2/7, तो 8/7 को हम लिख देंगे दो हिस्सों में बांट के, कैसे 1 जमा 1/7। तो ये हो जाएगा 100, ये 14 सी 2/7%, यानी 114 सही 2/7% ज्यादा। ऑप्शन बी आपका एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। देखिए बिल्कुल ही आसान है। कह रहा है 200 से कम अंक प्राप्त करने, 200 ये है, तो क्या आंसर आया मेरे बच्चे 30। इतने फुद्दू फुद्दू सवाल आते रहते हैं पेपर में। एक भी सवाल वो नहीं है जो खुद से बनाया, सारे के सारे पेपर के उठाए हुए क्वेश्चन है। आइए मेरे दोस्तों देखिए ध्यान से। कह रहा है कि निम्न में से किस भार समूह में शिक्षकों की संख्या अधिकतम है। तो मेरे बच्चे साफ सुथरा समझ में आ रहा है, 60 से 65 वाले में सबसे ज्यादा है, तो 60 से 65 वाले में। इतना बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती है इसमें। देखो एमटीएस के भी क्वेश्चन शामिल है, सीजीएल प्री के भी क्वेश्चन शामिल है, मींस के भी शामिल है, सीपीओ के भी है, सीएचएसएल के सारे क्वेश्चन शामिल है। कहता है किस अवधि में कंपनी के लाभ में सबसे तेज वृद्धि हुई। ये सवाल डिफिकल्ट है, ये इतना आसान नहीं है। कहता है किस साल में कंपनी के लाभ में सबसे तेज वृद्धि हुई है। कहता फॉलोइंग ग्राफ गिवन द एनुअल परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई ए कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 1996 टू 2001। यहां दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, करिए। देखिए मेरे दोस्त समझिए सवाल में।
कहता है किस अवधि में कंपनी के लाभ में सबसे तेज वृद्धि हुई है। यहां जो लाभ दे रखा था मेरे बच्चे कंपनी का, वो 45 लाख था, यहां 55 हो गया, यहां 50 हो गया, यहां 65 हो गया, यहां 75 हो गया, यहां 65 हो गया। पूछ रहा है किस अवधि में कंपनी के लाभ में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। पहला ऑप्शन तलाशते हैं, 1998 से 1999, 1998 से 1999 में 50 से 65 हो गई, मतलब 15 का इंक्रीज 50 पे, तो 100 पे कितना इंक्रीज होगा। तो आप कहेंगे 50 पे 15 है तो 100 पे 30%, यानी यहां रेट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज है 30%। अगला ऑप्शन दे रखा है मेरे बच्चे कौन सा, 97 से 98, लेकिन 97 से 98 में ग्रोथ नहीं हुई, डिक्रीज हुआ है, इसलिए ऑप्शन काट दो, क्योंकि हमें तो वृद्धि बतानी। 2000 से 2001, 2000 से 2001 में भी कमी हुई है, इसलिए ये ऑप्शन काट दो। 96 से 97, हाँ इसमें जरूर इंक्रीज हुआ, इसको चेक कर लेते हैं भाई। 96 से 97 में कितना इंक्रीज हुआ, 45 से 55, 10 का इंक्रीज। तो बाबू 10 का इंक्रीज 45 पे, तो 100 पे कितना। आप कहेंगे 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 1/9 तो 11, 1/9 होता है 11 से 1/9, तो 2/9 क्या हो जाएगा, 22 से 2/9%। यानी यहां जो ग्रोथ है वो 22 से 2/9% की है। उसने पूछा सबसे ज्यादा ग्रोथ किस साल में, तो 98 से 99, 98 से 99 में। कहता था प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इज मैक्सिमम इन विच ईयर। कहता किस साल में सबसे ज्यादा लाभ कमाया। तो मेरे बच्चे सबसे ज्यादा लाभ तो 2001 में कमाया है। हाँ जी, तो 2001 में कंपनी ने सबसे ज्यादा लाभ कमाया। देखिए इसमें मेन यही है, इसी के इस टुकड़े दे रखे हैं, मेन लाइन यही है, इसी पे फिर सवाल है, ये चीज है मेन, ध्यान रखना। फिर इसी पे 5-6 सवाल पूछे हुए। सवाल में कह रहा था गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, ये नहीं, इससे अगले वाला, ये वाला सॉरी, 11 से 13 क्वेश्चन का, 11 12 13 3 सवाल है। इसमें कह रहा था फॉलोइंग ग्राफ गिवन द एनुअल परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 1996-2001। कहता है कि कंपनी द्वारा जो प्रॉफिट परसेंटेज कमाया गया है, ये फिर गलत लिखा हुआ है इन लैख, फिर यही होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज जो कमाया गया है वो ये दिखा रहा है। अब हमसे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है 13, 1996 के दौरान कंपनी का खर्चा 30 करोड़ था, उस वर्ष कंपनी की आय कितनी थी। तो मेरे बच्चे 96 को पकड़ो कहां है, तो आप कहोगे जी रहा 96 में मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना था, 45%। प्रॉफिट परसेंट कितना था, 45%। 45% की फ्रैक्शन निकालोगे, 5% की 1/20, 45 होता है 9/20। अब आपको याद होगा मैंने समझाया था कि भैया जो इनकम है ना उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, उनको हम सेल प्राइस बोलते हैं। जो एक्सपेंडिचर है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों मेरा कॉस्ट प्राइस, बाकी सब कुछ सेम है। अब कह रहा है 1996 के दौरान कंपनी का खर्चा था 30 करोड़ और प्रॉफिट हुआ 45%, तो 45% फ्रैक्शन बनाएगा 9/20। 9/20 का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब एक्सपेंडिचर अगर 9 है तो प्रॉफिट होगा ना, एक्सपेंडिचर अगर 20 है तो प्रॉफिट होगा 9। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस मतलब सर इनकम, इनकम कितनी होगी 20 और 9 29 यूनिट। तो मेरे बच्चे 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 20 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है इसके सीपी को। और सीपी यानी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है 30 करोड़। तो 20 यूनिट 30 करोड़, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/2 करोड़, तो 29 यूनिट की वैल्यू 29 गुना 3/2 करोड़, तो 29 30 87/2, तो यह आएगा 43.5, 43.5 सीआर, 43.5 सीआर मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर हो। हाँ जी 43.5 सीआर मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर हो। हाँ जी आइए मेरे दोस्त, कहता है डायरेक्शन है 14 से 15 क्वेश्चन की, स्टडी वाज मेड ऑफ
made for the number of person of different age group visited in library in a week which is shown in the histogram. Study the histogram and answer the question. कह रहा है लाइब्रेरी में नंबर ऑफ पर्सन जो विजिट कर रहे हैं एक ग्रुप में इस उसमें वीक में उन बच्चों की संख्या दे रखी है किस किस एज ग्रुप के बच्चे हैं. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन इन द एज ग्रुप 15 to 20 ईयर एंड 20 to 25 ईयर टुगेदर टू द अदर द नंबर ऑफ पर्सन इन द एज ग्रुप 30 35 एंड 35 40 ईयर इज व्हाट. कहता है 15 से 20 साल के कितने बच्चे हैं 300 और 20 से 25 साल के कितने बच्चे हैं 400. तो 300 और 400 कितने बच्चे हो गए मेरे भाई 700. आपने कहा जी ओके. वहीं कह रहा है 30 से 35 35 से 40 तो मेरे बच्चे 30 से 35 कितने हैं 350 और 35 से 40 कितने 100 तो टोटल 350 और 100 कितना हो गया मेरे बच्चे 450. कह रहा भैया रेशियो निकालिए. 5 से काटा 5 नीम 45 5 14 70 14:9. ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर. आइए उसी का क्वेश्चन है. इसी में कहा था 14 और 15 दो सवाल है तो वही स्टेटमेंट है. करिए. कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग लाइब्रेरी इन द वीक वाज द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ एज ग्रुप 25 से 30. कहता है 25 से 30 में कितने लोग आए. कितने लोग आए जी 200. कहता है जी ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो आए हैं लाइब्रेरी में उनका कितना परसेंट है. तो देखो 300 और 400 700 700 200 900 900 और 300 1200 1200 और 100 1300 1400 क्योंकि 50 यहाँ 1400 और 200 1600 तो 1600 में मेरे बच्चे 200 कितना परसेंट है ये मेरा मैटर करता है. तो 2 एकम 2 2 8 16 1/8 और 1/8 होता है 12.5%. यानी ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है. ऑप्शन सी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर. करिए जी. ये मेरे दोस्त कहता था गिवन हिस्टोग्राम शोज द हाइट ऑफ 232 स्टूडेंट ऑफ एन एथलेटिक क्लब एंड देयर नंबर्स. कहता है 232 छात्रों की ऊंचाइयों को दिखाता है और उनकी संख्या को दिखाता है. ठीक है जी. तो सवाल का जवाब देना आपने ये व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ 32 टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द एथलेटिक क्लब. एक्सप्रेस योर आंसर करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल. कहता है एथलेटिक क्लब के 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई क्या है. अपना उत्तर दशमलव के एक स्थान तक सही उत्तर देना. मेरे बच्चों ध्यान देना. हमें यह देखना कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट सबसे ज्यादा है. आइए भाई हाइट सबसे ज्यादा तो इनकी है. ये देखा हाइट इन सेंटीमीटर के 140 से 145 नहीं हाइट सबसे ज्यादा है 165 से 170. ये हाइट देखिए ये हाइट नहीं ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है. यहां लिखना भूल गया लिख लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट. भाई इसको उसमें चेंज करा देना पीडीएफ में नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देना ताकि और बेहतरीन तरीके से समझाया जा सके. नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो सबसे बड़ी हाइट कौन सी है 165 से 70. आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है. तो मेरे भाई और 160 से 165 तो टॉप सबसे ज्यादा हाइट किन की है इनकी उससे कम इनकी. तो उसने कहा सबसे 32 सबसे लंबे विद्यार्थी तो 20 और 12 कितने हो गए 32. तो 32 विद्यार्थियों की सबसे ज्यादा हाइट है. इन 32 विद्यार्थियों की सबसे ज्यादा हाइट है और इनकी जो हाइट है मेरे बच्चे वो 160 से 165 और 165 से 170. तो आपसे सवाल में पूछ रहा है कि इनका औसत निकाल के बताओ क्या होगा मेरे बच्चों. इनका औसत निकाल के बताइए क्या होगा. ये मेरे सवाल का जवाब करिए. आइए मेरे प्यारे बच्चों अब चर्चा करते हैं इस पे थोड़ी सी. अब जरा ध्यान देना. मेरा सवाल आपको समझाने का मतलब यहां पे ये है कि भाई टॉप 32 बच्चे यही हैं जिनकी हाइट सबसे ज्यादा है. मुझे इनका औसत निकालना है.
अब समस्या ये है कि मुझे सबसे पहले इनका औसत निकालना पड़ेगा कि 160 से 165, तो 160 से 165 के बीच की हाइट क्या होगी, एवरेज हाइट 162.5। तो आपको कहना होगा 162.5 हाइट के कितने बच्चे हैं भाई, 20। दूसरा 165 से 170 के बीच में हाइट कितनी हो गई मेरे बच्चे, 167.5 एवरेज, तो 167.5 हाइट के हो गए 12 बच्चे। तो ये हो गया टोटल हाइट बटे में टोटल बच्चे, 20 और 12 32। फिर से समझा दूं, देखिए यार 160 से 165 के बीच, देखिए यहां हाइट का मतलब ये है कि भाई 160 से लेके 165 तक हाइट के 20 बच्चे हैं। अब उन 20 बच्चों में किसी की 160 होगी, किसी की 161 होगी, या 160.2 होगी, या 164.8 होगी, एक्यूरेट तो पता नहीं है। तो हमने क्या किया, इसकी एवरेज हाइट निकाल दी इस ग्रुप की। तो भाई इस ग्रुप की एवरेज हाइट कितनी आ गई, 162.5। ऐसे इस ग्रुप की एवरेज हाइट निकाल दी, वो 167.5 हाइट निकाल दी। और फिर इनका मेरे प्यारे बच्चों हमने औसत निकालने की कोशिश की, सोल्व करेंगे औसत निकाल देंगे। एक तरीका तो है ये डिटेल करने का, जैसे करके मैं दिखाऊं आपको, फिर मैं इसका शॉर्ट भी समझाऊंगा आपको कि पेपर में से कैसे करना चाहिए था। तरीका ही होगा भाई, गुना करेंगे, 0 से डेसिमल हटा, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5, हाँ जी, और 2 6 12, 2 एकम 2 3, 3250। यहां गुना करोगे मेरे बच्चे, 12 5 60, 1 0 हटा, 12 7 84 और 6 90, 12 6 72 और 9 9 2 11 81, 12 एकम 12 और 8 20। अब इनको जोड़ोगे तो 0 5 और 1 6, 2 3 2 5, यह है मेरे बच्चे 5260। इसे अब आप 32 से भाग देंगे। 32 से जब भाग देंगे, 8 3 24, 8 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा, 4 8 32 आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 5 20। अब 8 से इसे भागी देना होगा, तो 8 एकम 8 कितना बचा भैया, 5, फिर 8 6 48 कितना बचा जी, 3, फिर 8 चौक 32, 164 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर दे कितना रखा था। तो 164 में कोई आंसर था, तो आप कहेंगे हाँ सर था। तो 164.4 मेरे प्यारे बच्चों इसकी औसत हाइट आ जाएगी, 164.4 इसकी औसत हाइट आ जाएगी। आप ये बताइए कितने बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, फिर कहानी आगे लेके चलूंगा। अब इसी सवाल को फास्ट कैसे किया जाए उस बात पे चर्चा करते हैं। तो मेरे बच्चे फास्ट करने के लिए आपको समझ होनी चाहिए एवरेज निकालने की। एवरेज निकालने की समझ अगर आप में है तो आप तुरंत सोल्व कर देंगे, उसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमें बस इतना समझना है कि भैया यहां 20 बच्चे हैं या 12 बच्चे हैं। यहां 20 बच्चे हैं और यहां 12 बच्चे हैं, हमें इनका औसत निकालना है। आपने एवरेज पढ़ा होगा या मुझसे पढ़ेंगे तो आप ये बात जानेंगे आगे कि ऐसे में हम इनका रेशियो ले लेते हैं। तो 4 5 20, 4 3 12, हमें मान लेना 5 बच्चों का औसत इतना है, 3 बच्चों का औसत इतना है। अब सर पेपर में कैसे करें, तो सर पेपर में करने का तरीका यह है कि एवरेज अपनी तरफ से मान लीजिए। इनमें हम मान लेते हैं कुछ भी जो मन करे, 165 मान लेते हैं। मैं जानता हूं जिन्होंने एवरेज नहीं पढ़ा होगा उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए, जब एवरेज पढ़ेंगे तो जानेंगे इस चीज को, या जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे। तो 165 ये कितना कम है सर, 2.5 कम है। 165 से कितना कम है, 2.5 कम, कितनों पे, 5 पे, तो 2.5 की कमी 5 पे। ठीक है जी। ये 165 से कितना ज्यादा सर, 2.5 ज्यादा है, कितनों पे सर, 3 पे। बिल्कुल सही है सर। तो 2.5 ज्यादा 3 पे, यहां 2.5 ज्यादा 5 पे कम है, तो इसका मतलब 2.5 और 2.5 कितना, 2.5 ये इतनी, ये ज्यादा ये कम है, तो अभी भी 2.5 गुना 2 कम होगा। आपने कहा जी ओके, यानी कितने की कमी होगी, 5 की। तो औसत में 5 घटाना है, लेकिन कितनों पे, 5 और 3 8 बच्चों पे। तो 8 से घटाओगे तो 8 एकम नहीं जाएगा, 8 6 48 बिल्कुल जाएगा, फिर 8 दूनी 16, लगभग 0.62 घटाएंगे। तो 0.62 जब आप इससे घटाओगे तो मेरे बच्चे जो आंसर आएगा ना वो आएगा 164.38 के आसपास। और 164.38 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 164.4 को। ठीक है जी। फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं, कॉन्सेप्चुअली जिन बच्चों को एरर है इस क्वेश्चन में, देखिए यार पहली चीज आपको ये समझनी है, कहता है जी उन 32 बच्चों का औसत ऊंचाई याद करिए जिनकी हाइट सबसे ज्यादा है। तो ये वो है जिनकी हाइट 120 से 125 में, 125 से 30 में, सबसे बड़ी हाइट 165 से 170 सेंटीमीटर में होगी।
हाँ जी। फिर 160 से 165 में, अब 32 बच्चे कहा था, तो देखो 20 और 12 32 बच्चे ही बन गए, यानी यही वो 32 बच्चे हैं जिनकी हाइट का जिक्र हो रहा है। अब मेरे बच्चों हमारे लिए समस्या यहां पे एक आ रही है कि 20 बच्चों की औसत हाइट नहीं दे रखी यहां पे, तो 20 बच्चों की औसत हाइट इस ग्रुप की निकाल लो, तो 160 से 165 के बीच का नंबर आ गया 162.5। तो मैंने मान लिया कि इस ग्रुप की औसत ऊंचाई इतनी है, यहां 165 से 70 है, तो इस ग्रुप की औसत ऊंचाई मैंने 167.5 मान ली। अब मेरे बच्चे सवाल को सोल्व कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ये जो मेथड है ये तभी पकड़ेंगे जब आपको एवरेज आ जाएगी। आइए मेरे दोस्त, 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या को 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या के प्रतिशत के एक स्थान तक के सही रूप में व्यक्त कीजिए। कहता है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद हाइट लेस देन 170 सेंटीमीटर। 170 से कम, तो 170 यहां पे आया, इससे कम कितने बच्चे हैं? 20, 12, 6, तो 12 और 6 18, 18 और 20 38। 38 बच्चे ऐसे हैं मेरे बच्चे जिनकी हाइट 170 से कम है। 160 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट वाले, अब 160 सेंटीमीटर यहां था, इससे ज्यादा हाइट वाले कितने बच्चे हैं? 20, 24, 18, 16, 4। तो अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चों, इनको भी जोड़ना है, तो 20, 24 और 16 का जोड़ कितना हुआ? 40, 40 और 20 कितना हो गया? 60, 60 और 20 कितना हो गया? 80, 80 और 2 82। तो भैया 160 से ज्यादा हाइट वाले 82 बच्चे हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और 170 से कम ऊंचाई वाले बच्चे 38 हैं। तो सवाल में यही पूछ रहा है कि 170 से कम ऊंचाई वाले जो बच्चे हैं वो टोटल 160 से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है, यानी 38 जो 82 का कितना परसेंट है। तो देखो मेरे दोस्त, हम ये तो मान ही लेते हैं कि कैलकुलेशन तो भैया करनी ही पड़ेगी। आज ये यहां कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो 38 मेरे बच्चे 82 पे, तो 100 पे कितना? अब मेरे बच्चे थोड़ा नजदीक ले आते हैं, 239, 241। अब मुझे आंसर बताना क्या होगा। अब आप देख भी रहे हैं कि बहुत दूर दूर मेरे आंसर है, तो मुझे स्पष्ट आंसर भी समझ में आ जाएगा कौन सा होगा। हाँ है ना? आइए जरा देखिए मेरे बच्चे, 41 का आधा कितना होगा? तो 41 का आधा होगा 20.5। तो अगर यहां 20.5 होता तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होता 50, है ना? लेकिन यहां तो 20.5 से कम है, तो मेरा आंसर 50 से थोड़ा कम होगा। 50 से थोड़ा कम इनमें से ये है नहीं, ये तो ज्यादा है, ये माशाल्लाह बहुत कम है। तो बचा क्या? ऑप्शन ए। तो ऐसे हमें ऑप्शन से डील करना है क्वेश्चन को। आइए मेरे बच्चे देखिए, अब आपका लास्ट टाइप स्टार्ट हो रहा है यहां लीनियर का या लाइन ग्राफ का। मेरे प्यारे बच्चों ये लास्ट टाइप है डीआई की, लाइन ग्राफ। आइए इस पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करना है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई नई चीज नहीं। देखिए समझिए, कह रहा है 1 से 5 तक के क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है। ठीक है जी, आइए मेरे दोस्त करिए, आंसर दीजिए। सवाल में ये कह रहा है भैया कि द फॉलोइंग लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट द ईयरली सेल्स फिगर इन ए कंपनी इन द ईयर 2001 टू 2010। देखिए मेरे बच्चे, यहां 2001 से 2010 की बात हो रही है। सवाल में कह रहा है द फॉलोइंग लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट द ईयरली सेल फिगर ऑफ ए कंपनी इन द ईयर 2001 एंड 2010 के 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाया गया। मेरे बच्चे देखिए, 2001 में इतनी बिक्री हुई है और 2010 में यह बिक्री हुई है। अब कह रहा है 2006 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, 2006 ये रहा, इसमें बिक्री कितनी थी? 6 यूनिट।
जबकि 8 में जो बिक्री आई वो कितनी आ गई मेरे बच्चे, 5 यूनिट। तो 6 से 5 होगी, मतलब एक की कमी 6 पे 100 पे कितनी, तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 16 सही 2/3%। बहुत खूब मेरे बच्चों, बहुत खूब, बहुत सुंदर। इसी का सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। कहता है 2002 में बिक्री का वर्ष 2007 में बिक्री के साथ अनुपात क्या है। तो मेरे बच्चे 2002 में बिक्री कितनी थी, 2 यूनिट। बिल्कुल सर। 2007 में बिक्री कितनी है सर, 6 यूनिट। तो कह रहे जी रेशियो बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आया 1:3, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करिए। मेरे प्यारे बच्चों यहां आपसे सवाल में यह पूछा जा रहा है 2003 से 2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री बताइए। एवरेज सेल इन करोड़ ऑफ रुपीज ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 2003 से 7। 2003 से 7 की एवरेज सेल निकालनी। तो सबसे पहला काम ये करो, 2003 में कितनी है, 3। 2004 में कितनी है, 4। 2005 में कितनी है, 10। 2006 में कितनी है, 6। 2007 में कितनी है भैया, ये भी मेरे बच्चों 6 ही है। अब जोड़ लीजिए सबको, क्योंकि औसत निकालना है तो 5 से भाग दे दीजिए। तो 6 और 6 12, 12 10 22, 22 और 4 26, 26 और 3 29। तो यह है 29/5। भाग देंगे, 5 5 25, 5 8 40, 5.8। यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका एवरेज सेल इस ड्यूरेशन में 2003 से 2007 के में। आइए मेरे दोस्त, कह रहा है वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करिए। मेरे बच्चे 2005 में बिक्री है 10 यूनिट, और इससे पिछले साल बिक्री कितनी थी मेरे बच्चे, 4 यूनिट। तो कह रहा है कितना परसेंटेज बिक्री बढ़ी। तो आप कहेंगे 4 से 10 हो गई तो 6 बढ़ गई। और मेरे प्यारे बच्चों 6 का ग्रोथ अगर 4 पे है तो 100 पे कितना। तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटा 50, 50 दिए 150। यानी मेरे प्यारे बच्चों 150% का ग्रोथ हो गया बिक्री में 2005 में 2004 से। हाँ जी, आइए मेरे दोस्तों, कहता है वर्ष 2005 से वर्ष 2008 तक कुल बिक्री कितनी है करोड़ों में। 2005 में मेरे बच्चों कितनी बिक्री है, 10। 2006 में कुल बिक्री कितनी है, 6। 7 में भी बिक्री कितनी है जी, 6। और 8 में कितनी बिक्री है मेरे बच्चे, 5। तो कह रहा है टोटल बिक्री बताओ कितनी है। तो 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27। तो टोटल बिक्री 27 करोड़ की है, क्योंकि करोड़ों में पूछ रहा है। कहता है निम्नलिखित ग्राफ में एक फैक्ट्री द्वारा वर्ष 2009 से 2014 तक वाहन के 2 प्रकार के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। ठीक है जी। टाइप पी और टी टाइप क्यू, टाइप पी और टाइप क्यू टाइप के 2 वाहन है, उनको दर्शाया गया है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे। नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 1000, ये व्हीकल्स की संख्या है और ये सालों की संख्या है। कहता है जी इसके ऊपर अब हम सवाल पूछ रहे हैं 6 से लेकर 10 तक के। आज ही मेरे बच्चे पहला सवाल है 2010 से 2011 तक टाइप क्यू वाहनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई। मेरे बच्चे टाइप क्यू कौन सा है, मैं थोड़ा सा ठीक करके इसे बना देता हूं। ये है टाइप क्यू, ठीक है जी। मैं नाम ही लिख देता हूं, इस ये है क्यू और ये है ना, सॉरी, ये है पी
और ये है क्यू। ग्राफ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है जी। और ये है मेरे बच्चे टाइप क्यू, जैसे बिंदु से दिखा रखे। अब समझते हैं। कहता है 2010 से 2011 तक टाइप क्यू के वाहनों में, तो 2010 कहां है, ये रहा। तो 2010 में टाइप क्यू कहां है, ये रहा, 150 वाहन थे। और 2011 में टाइप क्यू के वाहन कितने, 125। तो कह रहा कितनी कमी आ गई, तो भैया आप कहेंगे कि सर 25 की कमी आ गई, और परसेंटेज में पूछ रहा था, हम कहेंगे जी 25 की कमी है 150 पे, तो 100 पे कितनी। तो आंसर होगा 25 कम 25, 25 के 150, 1/6 होगा 16 से ही 2-3%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। हाँ जी, यहां पे भी रखना, इसे पी और इसे क्यू नाम दे लेना। अब करिए सोल्व। कहता है दिए गए वर्षों में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या होगा, ध्यान देना। कहता है दिए गए वर्षों में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। आइए जोड़ना होगा। तो पहले टाइप पी जोड़ते हैं, ये आया 100, ठीक है जी। 100 से फिर ये 125, बिल्कुल ठीक है। 125 से 200, फिर 225, फिर 275, 275। तो 275 और 275 जोड़ोगे मेरे बच्चे 550, ठीक है। और 550 और 300 कितना हो गया भाई, 850। 850 और 300 कितना हो गया मेरे बच्चे, 1150 और 1200। तो टाइप पी वाहन की जो चीजें हैं वो 1200। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप क्यू पे, वरना लिख के जोड़ना 100, 125, 200, 225, 450, 450 और 25, 450, 450, 650, 650 और 550 कितना हो गया मेरे बच्चे, 1200। ऐसे ही क्यू को ऐड करते हैं। क्यू ऐड करेंगे मेरे बच्चे, ध्यान देना, तो यहां से चलना। 175 और 125 300, ठीक है जी। 175, 175 350, तो 300 और 350 कितना हो गया, 650। 650 और 200 850, 850 और 100 950, 975। तो क्यू में हो गए 975 वहां। अब इनका कहता है जी रेशियो ले दो, तो भाई देखो रेशियो लेंगे, 25 चौकू 100 आया, 25 8 200, है ना। 25 चौक 100 तो नहीं आएगा, ये तो कम जाएगा। 25 30 75, गलत आ रहा फिर, अच्छा कट सकता है। 25 30 75, 75 लेंगे मेरे भाई, तो ये आएगा 22, 25 नहीं में 225, 3 से कट जाएगा। 3 16 48, 3 13 16 13 आ रहा है। देखना जोड़ में गड़बड़ हुई है क्या, एक बार जोड़ करते हैं भाई। 100, अच्छा ये 150 छोड़ दिया, सही कह रहे हो, ये 150 छोड़ दिया, गलत हो गया। देखो पहली वैल्यू थी 175, अगली वैल्यू थी 150, अगली वैल्यू 125, फिर 175 और 175 कितना हो गया, 350, और फिर हो गया मेरे बच्चों 225, माफ करिएगा। अब जोड़ लेते 225, जोड़ेंगे 5 5 10 5 15, हासिल 1 आएगा। 7 1 8, 8 और 5 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 और 2 22, हासिल 2, 2 और 1 3, 4 5 3 8 और 2 10, 1025। ये ठीक है। तो ये आया मेरे बच्चे 1025। और अब इसे काटने पे जाओगे तो इसे 25 से काटोगे तो 48 आएगा, और इसे 25 चौक 100, 25 से कम 25, 48 अनुपात 41। बिल्कुल सही है, ये मेरा आंसर होगा। करिए जी। आइए मेरे दोस्तों ध्यान से समझिए। कहता है 2010 में टाइप क्यू वाहनों का उत्पादन 2014 में टाइप पी उत्पादन का कितना परसेंट है।
तो मेरे बच्चे 2010 में टाइप क्यू, 2010 में ये टाइप है मेरे बच्चों पी और ये है क्यू। तो 2010 ये रहा, इसमें क्यू के कितने उत्पादन है 150, और 2010 में पी का उत्पादन कितना है 125। कहता है 150 जो है वो 125, फिर से गलत हो रहा है, कह रहा है 2010 में द प्रोडक्शन ऑफ टाइप क्यू व्हीकल इन 2010, तो क्यू व्हीकल का मेरे बच्चे 2010 में 150 उत्पादन है, वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टाइप वी। हाँ ठीक है, 2014 में दे रखा है, तो 2014 में टाइप पी, तो मेरे बच्चे 2014 ये रहा, टाइप पी ये रहा, तो 2014 में टाइप पी में कितने उत्पादन है 275। कह रहा जी ये इसका अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है। तो देखो मेरे बच्चे सोल्व करते हैं, आइए 25 6 150, 25 11 275। अब 1/11 कितना होता है जी 9 से 1/11, तो 6/11 कितना होगा 9 6 54 सही 6/11, यानी ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। करिए मेरे बच्चे, करिए करिए। करिए, कोशिश करते रहिए। अब मेरे बच्चों सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि भाई कितने ऐसे साल हैं जहां कंपनी पी का जो उत्पादन है इस टाइप के वाहन। अब सवाल साफ समझ में आ रहा होगा। कहता है इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ टाइप पी व्हीकल ऑफ द कंपनी मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप व्हीकल इन द गिवन ईयर। कहता है कि भाई जो पी टाइप के व्हीकल हैं इनका कौन से साल में उत्पादन पी टाइप व्हीकल ऑफ द कंपनी मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप व्हीकल। तो कहता है पी टाइप का पहले निकाल लो एवरेज प्रोडक्शन। तो मेरे बच्चे पी टाइप में ये देखो सबसे पहले कि टोटल व्हीकल कितने थे। तो मेरे बच्चे पी टाइप में टोटल व्हीकल कितने थे, तो आप कहेंगे सर 1200 व्हीकल थे, हमने काउंट किए थे 1200 व्हीकल थे, उसी सवाल का हिस्सा ही है। तो अगर पी टाइप में 1200 व्हीकल थे मेरे बच्चे, तो साल कितने थे सर, साल थे सर 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग देंगे तो आया कितना मेरे बच्चे 200। तो हम ये कह सकते हैं कि 200 व्हीकल पर ईयर इसका एवरेज आया, पर ईयर इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या आया, एवरेज आया, औसत आया। और आपसे सवाल में यही पूछ रहा है कि किन किन सालों में इसका औसत से ज्यादा उत्पादन है। तो 200 से ज्यादा कहां उत्पादन है, यहां तो 200 के बराबर उत्पादन है, जबकि मुझे चाहिए 200 से ज्यादा। तो भैया दिए गए कितने वर्षों में कंपनी की टाइप पी वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इसी टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक था। ये कितना गलत पूछा, कंपनी मोर देन द औसत उत्पादन से अधिक था, बस ये था। तो 200 से एक यहां पे ज्यादा था, यहां पे ज्यादा था, यहां पे, यानी 3 साल मेरे प्यारे बच्चों ऐसा हुआ जहां कंपनी पी का जो उत्पादन था वो औसत से ज्यादा था, कंपनी पी का उत्पादन औसत से अधिक था। 3 साल ऐसे में देखिए मुश्किल नहीं है, आप 2 3 बार पढ़ेंगे सवाल को तो पहले तो समझिए कि पूछा क्या है ना, फिर आप उस सवाल को इंप्लीमेंट करिए। पूछा कि टाइप पी में कितने ऐसे साल हैं जहां इनका टाइप पी व्हीकल का जो प्रोडक्शन है वो इन सारे सालों में टाइप पी के उत्पादन के औसत उत्पादन से अधिक था। तो सबसे पहले पी में कितने व्हीकल बने 1200, कितने साल में 6 साल में, तो औसत आया 200। अगर 200 है तो देखा 200 से ज्यादा कहां है, क्योंकि अधिक पूछा था, यहां था यहां था यहां था, तो इसका मतलब 3 सालों में ये कहानी सेट हो रही है। कह रहा है 2009 और 2011, पहले आप करिए कोशिश फिर मैं कराता हूं।
सवाल में कह रहा है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप पी व्हीकल इन द ईयर 2009 एंड 2011। कहता है 2009 और 2011 में पी व्हीकल, तो ये है मेरे बच्चे पी, तो 2009 ये रहा, कितने व्हीकल थे 175, 2011 में कितने थे जी 125। गलत बता रहा हूं, पी की बात हो रही ना, तो पी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पी की ये वाली लाइन है, पी की ये वाली लाइन है। हाँ जी, तो 2009 में कितना उत्पादन था 100, ठीक है, और 2011 में कितना था 200। तो पी का जो कुल मिला के उत्पादन था वो 300 था इन गिवन ईयर्स में। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्यू की, ये क्यू है। अब कह रहा है 2010 से 2014, 2010 कहां ये, 2010 में कितना था मेरे बच्चे 150, और 2014 में कितना था भैया 225। तो जोड़ोगे तो 5, 5 2 7, 2 1 3, 375। तो कह रहा है ये वाली वैल्यू इसका कितना परसेंट है, यानी 300 जो है वो 375 का कितना हिस्सा है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। अब आइए मेरे भाई देखिए, सवाल को काटेंगे तो 75 से सीधा ही कट रहा है, 75 दूनी 150, 150 का डबल होता है 300, और ये आएगा 5, क्योंकि 300 से 75 ज्यादा 5 आया, तो 4/5 कितना होगा, 1/5 कितना होता है 20%, 4/5 कितना हो जाएगा 80%। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 80%। बहुत सुंदर, करिए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई 2004 से 2014 के पेट्रोल के औसत मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत का अंतर है, ध्यान देना भैया। ये जो दे रखा है ना, ये खाली वाला ये दे रखा है एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल, और जो ये भरे वाला गोला है इसका मतलब है एवरेज प्राइस ऑफ डीजल। तो हमसे तो साफ साफ बात कर रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज डिफरेंस इन एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल इन 2004 से 2014। कहता है 2004 से 2014 के बीच में पेट्रोल के औसत मूल्य में लगभग कितने परसेंट का अंतर है। हाँ जी, कह रहा ऑब्जर्व द लाइन ग्राफ बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्लियर है जी। अब आते हैं भाई, कितना अंतर है किस किस में, 2004 में, 2004 कहां ये रहा, इसमें पेट्रोल ये रहा, ठीक है जी। उसके बाद है 2014, 2014 ये रहा, इसमें पेट्रोल है 73.7, 73.70। सवाल में ये पूछ रहा है कि 2004 और 2014 के पेट्रोल के औसत मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत का अंतर है। तो मैं देसी भाषा में अगर इसे लिखूं तो भाई 2004 में पेट्रोल था 36.49, और आप देख रहे हैं ऑप्शन बड़े दूर दूर है, लेकिन चलो मैं एग्जैक्ट लिख लेता हूं। और 2014 में जो पेट्रोल था वो 73.70 है, 73.70। मेरे बच्चों मुझे तो सिर्फ एक बात ये बता दो कि 73 में से 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा, बस इतनी बात। तो आप ये बताओ 76 में से 36 घटाते तो कितना बचता सर 40, अब 3 और कम तो 40 में 3 गया 37, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 37 है। अब सवाल में ये पूछ रहा कि ये इसका कितना परसेंट है, तो 37 जो है ना, यानी 37 का इंक्रीज हुआ, तो मेरे बच्चे को ये पूछ रहा है कि 37 जो है वो 36.49 का कितना परसेंट है, 36.49 का कितना परसेंट है। मैं कह रहा हूं 36 पे ही कैलकुलेट कर लीजिए। अब भाई 1/33 कितना होता है, 1/30 की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे 1/30 की फ्रैक्शन होती है सर 3 सही 1/3, है ना। ये तो 1/30 से ज्यादा, यानी 37/36 की अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो 37/36 को मैं ऐसे लिख देता हूं कि 1 जमा 1/36। आप कहेंगे ओके, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई जी 100%। मैं कह रहा हूं यार 1/30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर ये होती है 3 सही 1/3%। तो ये तो 30 से बहुत बड़ी वैल्यू मैंने रख ली, नीचे 36 रख दी, तो वैल्यू तो 3 से छोटी आएगी, और 3 से काफी छोटी आएगी, तो जोड़ेंगे तो उत्तर मेरा 103 से छोटा आना चाहिए। अब 103 से छोटा मेरा एक ही आंसर है, और वो है मेरे बच्चे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। करिए जी।
सवाल में कह रहा है किस वर्ष में पेट्रोल और डीजल के औसत मूल्य के बीच न्यूनतम अंतर है, यानी पेट्रोल और डीजल में डिफरेंस जो है वो सबसे कम है किस साल में, ये आपको बताना है। मेरे बच्चों देखिए, हमें पेट्रोल और डीजल में डिफरेंस बताना है किस साल सबसे कम है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2005। पहले 2005 चेक करते हैं। ये रहा जी, ये 40.84 है, ये 29.8 है, तो 40 में 29 घटाएंगे तो ये डिफरेंस आएगा 11, मोटा मोटा 11। फिर आते हैं 2009 में। 2009 की अगर हम बात करें, ये रहा, तो 43 और 32 के बीच में जो डिफरेंस है वो आएगा 11, लगभग 10.5 के आसपास आएगा। ठीक है जी। फिर है मेरे बच्चे 2014। 2014 में तो बहुत ही कम होगा, दिखाई भी दे रहा था यहां से, तो 66 और 73 के बीच का डिफरेंस आया 7। और फिर है 2004। 2004 में डिफरेंस मेरे बच्चे काफी बड़ा है, और उसने मुझसे पूछा कि भाई सबसे कम किस में, तो देखने से ही पता चल रहा था 2014 में सबसे कम डिफरेंस है। 2014 में मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस सबसे कम है पेट्रोल और डीजल में। हाँ जी, पूछ रहा था कि जो डिफरेंस हो वो मिनिमम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। कहता है जी 2006 और 12 के बीच में डीजल का औसत मूल्य कितना है। तो देखिए भाई 2006 ये रहा और 2012 ये रहा। कहता है डीजल का औसत मूल्य बताना है, तो भैया फिर करना क्या पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा और उतने सालों से भाग देना पड़ेगा। हाँ जी, और एक्यूरेट जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आंसर जो है वो पॉइंटों में लगभग में फेंके हुए हैं। तो देखो भाई जोड़ते हैं यहीं पे जोड़ देता हूं यूनिट डिजिट, अगर आप सहमत हैं तो। आइए देखिए, 7 और एक 8 और एक 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 24 और 5 मेरे बच्चे 29, 29 का 9 हासिल आ गई 2। ठीक है जी। अब अगले पे आते हैं। अब यहां आते हैं 2 और 4 6, 6 6 और 5 11, 11 और 7 मेरे बच्चे 18, 18, 18 और 8 26, 26 और 6 32, 32 का 2 हासिल आएगी मेरे बच्चों कितनी, 3। अब अगले पे आते हैं। 3 और 3 6, ठीक है, 6 और 5 11, सॉरी 6, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22, 22 और 3 25, 25 का 5 हासिल आ गई मेरे बच्चे 2। अब पूरा जोड़ना है इसको। 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25। तो मेरे भाई ये आया, और डिवाइड करने होंगे कितने साल, देखो 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देना होगा। अब भाग देंगे मेरे भाई, तो 7 दिए तो 21 आएगा, बिल्कुल बचा कितना 4, तो 7 6 42 आएगा बिल्कुल, यानी 36 पॉइंट समथिंग में केवल और केवल एक ही ऑप्शन है ए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, समझ पाए कि नहीं। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों टोटल आपका डीआई। अब आपका डीआई सेशन हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं पेपर में बात करूं परसेंटेज में मेरे प्यारे बच्चों, तो पाई चार्ट जो है वो लगभग पेपर में 90% सवाल उसी से रिलेटेड होते हैं। यानी पूरे साल में अगर मैं मान लूं मोटे मोटे 100 सवाल आए पेपरों में, तो 90 सवाल पाई चार्ट से रिलेटेड होते हैं मेरे बच्चे। उसके बाद फिर 1-2% टेबल से आ जाते हैं, कभी इस तरह से जो ये लाइन ग्राफ बताया इस तरह से, कभी बार वाले आ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हिस्सा होता है वो पाई चार्ट का होता है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। अब आपका पाई चार्ट, डायग्राम, सारे हिस्टोग्राम वगैरह सब मैंने खत्म करा दिए, बार ग्राफ से लेकर हर चीज। अब आपका कंप्लीटली डीआई खत्म हो चुका है। अब आपको एक ही काम करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।